अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एस हिस्ट्री सिविक्स का जो पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये केपी कमीशन ने मार्च 2018 को कंडक्ट किया था। इसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन दी है कंपाइल करके। अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, सिविक्स के या पॉलिटिकल साइंस के, तो इसका अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है अपने चैनल पे, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं हर वीडियो में और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का लेक्चर्स और नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पेपर को सोल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी कल्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एज रेंज। बाकी जो दिए गए हैं रिलीजन है, आर्ट है, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स या जो भी कस्टम्स वगैरह है, ये कल्चर में शुमार होते हैं। लेकिन एज रेंज ये डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है, इसको कल्चर का एलिमेंट नहीं माना जा सकता। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो बी नंबर है, एज रेंज। एज रेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स आर ऑल प्लांट्स दैट आर डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रेज्ड इन अ कंट्रोल्ड वे। जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं, उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसको अपने तरीके से कंट्रोल किया जाता है एनवायरनमेंट के लिए, जो इंसानों के लिए उसकी ज़रूरत हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या इस तरह का कुछ जो भी फ़ायदेमंद फ्रूट्स वगैरह के पौधे हो, तो उसको डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कहते हैं और इसको खुद कल्टीवेट करता है ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। रैंकिंग बाय डैश लेड टू द ग्रोथ ऑफ सोशल क्लासेस। इसका राइट आंसर सिंपली हम ऑप्शन नंबर सी रख सकते हैं, जॉब। यानी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो स्टेटस बनाया जाता है, वो ऑक्यूपेशन के बेस पे बनाया जाता है, जो वेल्थ को और स्टेटस को डिटरमाइन करता है किसी भी सोसाइटी में। सो सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन बनाया जाता है, जो सोशल क्लासेस बनाए जाते हैं, जो लेयर्स बनते हैं इंसानों के, वो उनके जॉब के लिहाज से, उनकी ड्यूटी के लिहाज से, वो जो काम करते हैं उसके लिहाज से बनते हैं। यहाँ पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन स्टार्टेड हिज करियर एज डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आर्मी ऑफिसर। जो नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बन गया था, उन्होंने अपना जो कैरियर था वो एज अ आर्टिलरी ऑफिसर शुरू किया था। मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वो फिर हाई स्टेटस पे बन गए थे और उनकी तरक्की भी बाकी जो उनके फेलोज थे उनसे ज़्यादा और उनसे अच्छे तरीके से हुई थी, क्योंकि उसमें ये गुड्स पाए जाते थे और वो बहुत अच्छा करकर्दगी दिखा रहे थे अपने आर्मी में। सो इसकी नेपोलियन बोनापार्ट जी उन्होंने आर्मी ऑफिसर के तौर पे स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज नॉट अ रिवोल्यूशनरी फिगर। जो दिए गए ऑप्शंस है, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांसिस हेब्सबर्ग। जो फ्रांसिस हेब्सबर्ग है, ये एक एम्पेरर थे, एक बादशाह थे, रिवोल्यूशनरी लीडर नहीं थे। बाकी जो नाम है यहाँ पर आपको ए, सी और डी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुई थी, उसमें इन्वॉल्व थे और ये रिवोल्यूशनरी फिगर्स थे, मतलब उन्होंने हिस्सा लिया था चाहे किसी भी तरीके से हो। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड imperialism, the highest stage of capitalism is attributed to dash। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, व्लादिमीर आई लेनिन। जो लेनिन थे, उन्होंने लिखा हुआ था, यानी अपनी जो किताब लिखी थी या जो काम किया था उन्होंने इंपीरियलिज्म का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे। वो रशिया के एम्परर या रिवोल्यूशनरी लीडर रह चुके थे व्लादिमीर लेनिन, तो वो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे, वो कम्युनिज़्म को सपोर्ट करते थे और उन्होंने कम्युनिज़्म भी अच्छे मानों में हो या ना हो, लेकिन रशिया में उन्होंने लाया था। क्वेश्चन नंबर 7, डैश डिड नॉट हैव अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन चाइना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। क्योंकि जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब ने हिस्सा लिया था, मतलब कि उन्होंने चाइना को इन्फ्लुएंस किया था कॉलोनियल पीरियड के दौरान, और चाइना का कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई जो ज़मीन थी या जो भी ट्रेड वगैरह था, उस पर कब्ज़ा कर रखा था, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इसके अलावा और भी ममालिक थे जैसे कि पुर्तगाल वगैरह है, लेकिन यहाँ पर तीनों जो मेंशन है इन्होंने इन्फ्लुएंस दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 8, कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को आपने समझना है, ये हिस्ट्री के हैं लेकिन इसमें सोचना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर ए, सोशल मोबिलिटी, ये रशियन रिवॉल्यूशंस के काजेज में से नहीं था, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो वो मौजूद थे और वो वजह बनी थी रिवॉल्यूशन का, लेकिन सोशल मोबिलिटी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बाकी फैक्टर्स जैसे कि वीक लीडरशिप थी, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी लीडर जो अभी अभी हमने जिक्र किया लेनिन का या इस तरह का कुछ, तो उनसे इंस्पायर्ड हुई थी, लेकिन सोशल मोबिलिटी उसमें शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज द ग्रेटेस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर हिटलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द इकोनॉमी। और इकोनॉमी किस तरह कंट्रीब्यूट कर गई थी जो हिटलर का पॉपुलर सपोर्ट था, तो वो इस तरह के वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जर्मनी के हालात बन गए थे, खासकर इकोनॉमिक कोलैप्स हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा गई थी, ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ था 1929 में, तो उस वजह से हिटलर की जो राइज थी पावर में वो आ गए थे। हालांकि उन्होंने इलेक्शन जीत के वो पावर में आ गए थे, उन्होंने फिर सारा जो तख्त था या सिस्टम था वो उलट कर रख दिया एक कोलैप्स इकोनॉमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, डैश सेव्ड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर जीविश पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सटर्मिनेशन ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट। अभी अभी हमने हिटलर का जिक्र किया, उन्होंने 1930s में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उसके दौरान होलोकास्ट की थी जीविश पे। जो जीविश है, जो ज्यूज जिसको हम कहते हैं यहूदी हम कहते हैं, तो उस होलोकॉस्ट से ज़्यादातर जो यहूदियों को बचा के रखा था तो वो डेनमार्क ने, और वो न्यूट्रल जो स्वीडन थी वहाँ पर उन्होंने मुंतकिल किया था, इवाकुएट किया था और उन्होंने बचाया था। तो उसमें राइट आंसर डेनमार्क बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, a conference of colonial leaders gathered in Albany, New York in 1754 to discuss a proposal by Benjamin Franklin to dash। यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, establish one general government for all। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थी उन्होंने 1754 में ये प्रपोजल दी थी। देखिए वहाँ पर कुछ कॉलोनीज़ बने थे जो 13 थे टोटल नंबर में। यहाँ पर हम कॉलोनीज़ को सूबों से कंपेयर कर सकते हैं। जो वहाँ पर सूबे थे 13 सूबे, वहाँ पर हुकूमत कर रही थी इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी या जो मेन गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर प्रपोजल रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1754 में कि वन जनरल गवर्नमेंट बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर पार्ट ऑफ मर्केंटालिस्ट पॉलिसी एक्सेप्ट द डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक्ट ऑफ टॉलरेशन। एक्ट ऑफ टॉलरेशन जो मार्केंटलिस्ट पॉलिसी थी उसमें शामिल नहीं थी, बाकी जो मोलेसिस पॉलिसी है, नेविगेशन एक्ट वगैरह है, ये सब कुछ इसमें शामिल थे। जो एक्ट ऑफ टॉलरेशन है ये फ्रीडम इन मेरीलैंड के मुतालिक थी, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, रिलीजन के लिहाज से वो ताल्लुक़ रखती थी एक्ट ऑफ टॉलरेशन। बाकी ये दोनों वहाँ पर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13, which region was characterized by the most ethnic diversity। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिड अटलांटिक। जो मिड अटलांटिक कॉलोनीज थी उसकी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स थी, उसमें डच भी शामिल थे, उसमें इंग्लिश, जर्मन या जो बाकी ग्रुप्स थे वो भी शामिल थे। तो यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती थी। बाकी जो न्यू इंग्लैंड है या चीज़ पास के, ये कॉलोनीज बताए जा रहे हैं अमेरिका के, जो 13 कॉलोनीज थे वहाँ पर बताए जा रहे हैं जो मिड अटलांटिक कॉलोनी थी। Question number 14, what was the main pressure leading up to the French and Indian War। ये 1754 से लेकर 1763 तक की बात हो रही है। और जो इंडियन वॉर है ये जो यूएसए का इंडियन पार्ट था या इंडीज़ रहते थे वहाँ पर, जिसको आजकल वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है, खैर ये अलग है, लेकिन उसके मुतालिक कहा जा रहा है। इसका राइट आंसर डिज़ायर फॉर लैंड था। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ डैश।
यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन पे बेस थे, जो कि 1776 में बनी हुई थी, और फिर उसका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया उस वक्त तक ये आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन चल रही थी, इसलिए उस पे जो गवर्नमेंट बेस थी उसको कन्फेडरेशन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, मैनी चाइनीज वर अट्रैक्टेड टू बुद्धिज्म बिकॉज इट डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ऑफर्ड कंफर्ट टू द सफरिंग। जो सफरिंग बर्दाश्त की जा रही है, जो मुश्किलात आ रही है, उसके बाद या आफ्टर लाइफ जो कि कंफर्ट आने वाली है, जिसको हम जन्नत भी कहते हैं, इस तरह का कुछ कंसेप्ट बुद्धिज़्म में है, तो उस वजह से चाइनीज़ अट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 17, इन प्रेजेंट डे चाइना द मेजर गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस इट्स कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी पे चाइनीज गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है इसको कम करना चाह रही है। आप कह रहे हैं कि ये क्या है, तो इसका राइट आंसर यही है, वो इकोनॉमी पे कंट्रोल कम कर रहे हैं, वो इकोनॉमी को फ्री कर रहे हैं, वो कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं चाइनीज। क्वेश्चन नंबर 18, इन्वेजन्स इनटू इंडिया वर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पासिस इन हिंदू कुश। यहाँ पर जो खैबर पास है, इसमें जो पासिस बनाए गए हैं या इस तरह के कुछ और है, तो उस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट आसान बन रहा था हमलों के लिए, इन्वेजन के लिए। अगर ये ना होते, सिर्फ पहाड़ ही होते, तो फिर समंदरी रास्ते से हमला करना होता, जो कि मुश्किल था सफ़र के हवाले से भी और सफ़र के बाद जंग के हवाले से भी। क्वेश्चन नंबर 19, मैन स्टार्टेड सेटिंग इन एज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है न्यूलिथ। ये एंशंट हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाला क्वेश्चन है, और बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर या जो सेटलमेंट्स थी, वो पहली दफ़ा जो इंसान गारों से निकल कर सेटलमेंट में आने लगा, उन्होंने जो एग्रीकल्चर शुरू किया था, इसको न्यूलिथिक एज से मार्क किया जाता है, और ये एंशंट हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाला क्वेश्चन है। सो इसको आप एंशियंट हिस्ट्री में ही रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। इसका राइट आंसर डॉग्स है। डॉग्स को उन्होंने अपने साथी के तौर पर या ह्यूमन ने जो कंपेनियनशिप के लिए उनको रखा था, तो ये फर्स्ट एनिमल था। बाकी जो क्वेश्चन है, इसके जो 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करते रहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो कल आएगा। बाकी आप जो वेरियस टॉपिक्स है हिस्ट्री के, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री तक हो, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वॉर्स या जो भी इस तरह की यूएस हिस्ट्री हो, यूरोपियन हिस्ट्री हो, तो उस पर हम अलग अलग लेक्चर्स बना चुके हैं। उसको आप देखना चाहते हैं तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। आपकी सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा वीडियो और लाइक करने और कमेंट की शक्ल में। इसके अलावा टॉपिक्स ऑफ सिविक्स जो मुख्तलिफ है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हमने 15 लेक्चर्स बनाए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर क्या है, इसके इलेक्शंस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस या पब्लिक पॉलिसीज़। तकरीबन हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमने उस पर लेक्चर और कुछ MCQs बनाए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा और कुछ MCQs भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स का MCQs अगर आपको चाहिए हो, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे देख सकते हैं। हमें आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। हमें यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो नंबर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट टेक्स्ट करके और इंतज़ार कीजिएगा व्हाट्सएप पे। थैंक यू।